तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को देख लिया है। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जो अगला टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारा रूल ऑफ लॉ। तो अब जो जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और अगर हम लोग ये रहेंगे कि पूरा जो स्टूडेंट्स पढ़ लें तो होने वाला नहीं है ना। आप उतना देर पढ़ पाइएगा, मैं तो पढ़ा दूंगा 12 बजे 2 बजे रात तक, लेकिन एक लोगों का होता है स्टेमिना और समझने का कैपेबिलिटी, तो वो खत्म हो जाएगा। लोग के माइंड में बहुत ज़्यादा केमिकल लोचा शुरू हो जाएगा। इसी वजह से जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले उसको करा लेते हैं। उसके बाद अगर लगेगा टाइम कि हाँ लोगों को वो चीज़ें बतानी चाहिए, सभी लोग कहेंगे तो उसको भी कर लेंगे। तो हम लोग अब शुरू करने जान रहे हैं रूल ऑफ लॉ। जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम्स में आने का चांसेस है। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि रूल ऑफ लॉ जो है, जिसको प्रोपाउंड किसने किया था पता है? एवी डाइसी ने किया था। किसने किया था? आवाज जा रही है आप लोगों को? हेलो हेलो। आवाज जा रही है अच्छे से? क्योंकि हम मुझे नेटवर्क इश्यू लिख दिया था स्क्रीन पर, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आ रही है भैया, आ रही है। हाँ चलिए ठीक है। तो हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, इसको साइड कर देता हूँ। चलिए, तो अब स्क्रीन शेयर हो गया है। तो अब रूल ऑफ लॉ देखते हैं। अब लोग बीच में आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, एंट्री दे देते हैं। हाँ, तो हम लोग रूल ऑफ लॉ देखने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दो चीज होता है, एक होता है रूल ऑफ लॉ और एक होता है रूल ऑफ मैन। तो रूल ऑफ लॉ होता है यानी जो भी लॉ के अनुसार बनाया गया है रूल, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगी। और रूल ऑफ लॉ जो होगा उसमें चेक किया जाएगा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है। तो रूल ऑफ लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लाइड था, उसी का इस्तेमाल करके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया गया था, जिसमें जस्ट, फेयर और रीजनेबल बताया गया था कि जो भी चीज़ें बनेंगी वो जस्ट होंगी, फेयर होंगी और रीजनेबल होंगी। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो ये नहीं आता। तो रूल ऑफ लॉ को हम लोग इम्प्लाइड वे में मान सकते हैं। किस में मान सकते हैं? आर्टिकल 14 को हम लोग रूल ऑफ लॉ मान सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 हम लोगों को इनडायरेक्टली बताता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 14 क्या बताता है कि जो लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, दोनों चीज़ों को बताता है। तो दोनों एक प्रकार से रूल ऑफ लॉ को हमें बता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इम्प्लाइड वे में कहाँ हमारे है रूल ऑफ लॉ? तो हमारे आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है। और रूल ऑफ लॉ के ही वजह से बेसिक स्ट्रक्चर रूल भी आ पाया था, क्योंकि रूल की पावर होगी। रूल ऑफ मेन होता है यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। जो राजा होगा, जो बोलेगा, उसी की बात मानना पड़ेगा। कोई क्या सही है क्या गलत है ये मैटर नहीं करता है। लेकिन रूल ऑफ लॉ में होता है कि लॉ के अनुसार चीज़ों को चेक किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि इसकी वैलिडिटी क्या है। अगर सही है तो कंटिन्यू रहेगा, गलत है तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन रूल ऑफ मैन में क्या होता था कि एक बार राजा ने ऑर्डर दे दिया, गलत हो सही हो उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। रूल ऑफ लॉ से ही बेसिक स्ट्रक्चर आया, और बेसिक स्ट्रक्चर आने से अब लेजिस्लेचर की जो पावर अनलिमिटेड थी वो लिमिट में आ गई। अब वो जो चाहे वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके सामने बेसिक स्ट्रक्चर नाम का ढाल खड़ा होगा। और ये ढाल रूल ऑफ लॉ की वजह से खड़ा होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को कि आप चीज़ों को देखें, जो चीज़ें सही लगे गलत लगे वो आप उसको आगे इंटरप्रेट करके लोगों तक पहुंचाएं। इंटरप्रिटेशन की पावर है। तो इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का भी इस्तेमाल करते हैं जजेज, और इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इनके पास ये पावर तभी आ पाता है जब रूल ऑफ लॉ है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रूल ऑफ लॉ हटा दिया जाए और रूल ऑफ मेन कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल होगा हमारे देश को चलाना, और हमारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ तक में आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत थी है तो बताइए, क्योंकि ये मेरा समा बांधने का तरीका था, ताकि रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाए, एक समा बंध जाए, एक प्रकार का आपका रूल ऑफ लॉ के बारे में रुझान उत्पन्न हो जाए। इसके लिए मैंने इस तरह से बताया है। आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक में, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मेन समझने में। हेलो, समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या नाम? हाँ त्रिपुरारी जी, कुछ बोलना है क्या आपको? हेलो।
मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? हेलो, हेलो। नहीं समझ में आ रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है? चलिए सही है। इसका मतलब हम्म। कि समझाने का तरीका मेरा अच्छा है और आप लोगों का माइंड जो है एक्टिव है, दोनों चीज़ होना चाहिए। लोगों का माइंड एक्टिव भी होना चाहिए और पढ़ाने वाले का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, तो समझ में आता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो सही है, आपका माइंड एक्टिव है, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। तो मैं कुछ-कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूँगा और कुछ-कुछ चीज़ें नहीं लिखूँगा, कि ज़्यादा चीज़ें लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, करना बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं लिख दूंगा, बाकी आप लोग नोट्स भी बनाते चलिएगा। सत्यनारायण भगवान की कहानी नहीं सुनिएगा, यूट्यूब वाले लोग भी जो बाद में देख रहे हैं, वो लोग सोच ये लोग ये समझ के देखिएगा क्लास, कि हाँ हमको सीखना है, इस थॉट प्रोसेस से आप देखिएगा। तो हम लोग रूल ऑफ लॉ डिस्कस कर रहे थे। एविडाइसी का बहुत इंपॉर्टेंस है रूल ऑफ लॉ में, तो रूल ऑफ लॉ को हम लोग समझने की तैयारी करते कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? 1-2 लाइन आप लोग बता सकते हैं? कोई? तीनों लोगों में से अंशु जी, सुष्मिता जी, इम्प्रत जी, और बोल के बता सकते हैं तो बहुत अच्छा। नहीं बता सकते हैं तो आप और टाइप करके भी बता सकते हैं। रूल ऑफ लॉ के बारे में आप क्या जानते हैं? पहले से इसके बारे में क्या आपका विचार है? उस विचार को आप चाहें तो बता सकते हैं। ऑटो रोटेट बंद हो गया है क्या? ये ये नहीं हो रहा। हाँ बताइए, किसी को कुछ बताना है रूल ऑफ लॉ के बारे में? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोगों तक? कुछ भी आइडिया पहले से आपने कुछ रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा हो, समझा हो, जाना हो, या ये जब आप तैयारी कर रहे हो एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की, तब आपने रूल ऑफ लॉ पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में अगर आपको कुछ आइडिया हो तो आप बता सकते हैं। कुछ नहीं? लिमिट आर्बिट्रेरी पावर, सही बता रहे हैं आप। सही बता रही हैं सुष्मिता जी, कि रूल ऑफ लॉ जो है वो आर्बिट्रेरी पावर को लिमिट करता है, कि आपको जो मन करेगा आप वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं। और अगर आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, आपको चेक एंड बैलेंस करने के लिए कोशिश किया जाएगा। रूल ऑफ लॉ मीन्स रूल बाय लॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ हु एट द टॉप ही शैल बी एक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ, सही बता रहे हैं, अनलाइक रूल ऑफ मैन, सही कहा। रूल ऑफ लॉ का मतलब वही है कि जो भी है सबको उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। आप हाँ, तो रूल ऑफ लॉ में यही है कि आपको जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा, आपको उसके अंडर काम करना पड़ेगा, आप रूल के ऊपर नहीं होंगे। लेकिन रूल ऑफ मैन में ये था कि राजा महाराजा को सजा नहीं मिलेगी, उसने बोल दिया तो बोल दिया, ब्राह्मण तबके वाले लोगों को पहले फांसी नहीं होती थी, इस तरह की चीज़ें थी, तो ये रूल ऑफ मैन था। तो आप रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ मैन का डिफरेंस भी बता सकते हैं एग्जाम में, दोनों लिखेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतर होगा। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं आपने अच्छे से पढ़ा है और रूल ऑफ लॉ नहीं, साथ साथ रूल ऑफ मैन भी पढ़ के आए हैं। तो रूल ऑफ मैन भी आप समझ गए ना, रूल ऑफ मैन में बहुत सारी चीज़ें थी पहले के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा खराब थी, और इसके वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ तक में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जिसको हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो अभी मालूम चल गया होगा कि रूल ऑफ लॉ, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो है उसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो भी है जो है उसको हम लोग, एक सेकंड हो जाइए मैं हाँ, तो आप लोग देख सकते हैं। हेलो, या क्या हो, इसको थोड़ा रोटेट खोलना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाइए, मैं इसको रोटेशन ऑन कर लेता हूँ ताकि वो अच्छे से आप लोगों को दिखे स्क्रीन। हे सिरी ओपन रोटेशन। हे सिरी, आर यू लिसनिंग? ओपन रोटेशन। ये रोटेट नहीं हो रहा है ना, तो सही नहीं हो रहा है। हाँ, रोटेट हो जाएगा ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बड़ा स्क्रीन आप लोगों को दिखाई देगा। रोटेशन तो कर दिया। अच्छा, आप लोगों को रोटेट दिखाई दे रहा है या सीधा दिखाई दे रहा है? क्या हो गया? आप लोग रोटेट हुआ आप लोगों के लिए स्क्रीन? हेलो, आप लोग तक आवाज़ जा रही है? स्क्रीन ऐसे छोटा लगता है, पता नहीं गूगल मीट में क्या दिक्कत आ गया है कि सही से नहीं ले रहा, सीधा है। अच्छा जी,
रुक जाइए, फिर से ट्राई इसको करते हैं। अभी भी सीधा है। दूसरा पेज ऑन करके देखते हैं, रुक जाइए। हो जा भाई। हाँ, इसी में रोटेट नहीं ले रहा है, तो इसीलिए वहां पर भी रोटेट नहीं हो रहा है। हाँ, आवाज नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हेलो हेलो। आवाज आ रहा है? हेलो, आवाज आ रहा है? आवाज जा रही है आप लोगों को? हेलो हेलो, सुनाई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो।
हेलो, अब आवाज़ जा रही है? हेलो, आवाज़ जा रही है? हेलो हेलो हेलो। आ रहा है अब। नहीं आ रहा है आवाज। म्यूट है शायद। अब बताइए, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। अब आ रहा है। पता नहीं कि क्या अब आ दिक्कत रहा है आज आवाज। आज बार बार दिक्कत क्रिएट कर रहा है। हाँ, बताइएगा, आप लोग को आवाज़ ना आए तो। हाँ, तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ कर रहे थे, इसमें वेलफेयर स्टेट और रूल ऑफ लॉ आएगा, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इसमें वेलफेयर स्टेट और रूल ऑफ लॉ को रखा गया है, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो रूल ऑफ लॉ क्या है? रूल ऑफ लॉ जो है वो एक फ्रेंच फ्रेज से लिया गया है। ये एग्जाम में लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएगा, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि आप पढ़ के अच्छे से आए हैं। तो ये फ्रेंच फ्रेज लिख लीजिए, जो है इससे रूल ऑफ लॉ को लिया गया है। ला प्रिंस ला प्रिंसिपल ला प्रिंसिपले प्रिंसिपले इसको पढ़ते हैं फ्रेंच टर्म में। ला प्रिंसिपले ला प्रिंसिपले दे ले दे लेगालिते दे लेगालिते, जो है LEGALITE। फिर से मैं लिख देता हूँ, लेगालिते LEGALITE। ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो फ्रेंच फ्रेज से ये लिया गया है रूल ऑफ लॉ, जो टर्म डिराइव किया गया है, कहाँ से डिराइव किया गया है? फ्रेंच टर्म से, जिस जिस जो है ला प्रिंसिपले दे लेगालिते। तो इससे लिया गया है रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब होता है द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, द ला प्रिंसिपले द लीगलिटी, यानी द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। जो द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी एक द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी एक टर्म है जिसको फ्रेंच में बोलते हैं ला प्रिंसिपाले दे लेगालिटी। इसी से लिया गया है द प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी। इसको रट्टा मार जाइए लिख के, या रट के, जैसे आपको याद हो जाए। तो इससे लिया गया है। और ये, तो इसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी यानी जो लॉ है, आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो लॉ है वही सुप्रीम होगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। लीगलिटी यानी लॉ, जो लॉ है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट होगा, और जो गवर्नमेंट होगा वो बेस्ट होगा। किसी भी समाज का जो गवर्नमेंट है वो बेस्ट होगा, यानी या बेस्ट होना चाहिए। किस पर बेस्ड होना चाहिए? जो भी गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो भी बेस्ड होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जो भी लॉ है उसके प्रिंसिपल के आधार पर बना होना चाहिए, उसके सिद्धांत पर बना होना चाहिए कि हाँ ये सही है ये गलत है, उसके आधार पर ये बना होना चाहिए। ना कि ना कि रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैन, यानी ना कि रूल ऑफ मैन। जो एक इंसान है वो बोल रहा है, उसकी बातें को मान रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लॉ पर आधारित होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल ऑफ लॉ को दूसरे टर्म में हम लोग रूल ऑफ लॉ भी कह सकते हैं। रूल ऑफ लॉ पे आधारित होना चाहिए या प्रिंसिपल ऑफ लॉ पे आधारित होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी स्टेट हैं तो वो अलग अलग अपना कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं, ताकि जो भी हो आर्बिट्ररी पावर पर कंट्रोल लगाया जा सके। किसी के पास इतना ज़्यादा पावर ना आ जाए, आर्बिट्ररी पावर जो हो उस पर सैंक्शन किया जा सके या उस पर कंट्रोल लगाया जा सके, ताकि उनको जो मन में आए जब मन में आए वो ना कर सकें। इसीलिए आर्बिट्ररी पावर पर कंट्रोल लगाने के लिए रूल ऑफ लॉ लाया गया था।
रूल ऑफ लॉ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग जो हैं इनको कोट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस जो थे सर एडवर्ड कुक, कौन थे? चीफ जस्टिस, सीजे में लिख देता हूँ, सीजे। चीफ जस्टिस जो थे सर एडवर्ड कुक ने क्या कहा था? इनको रूल आप इसको आप कोट कर सकते हैं, एग्जाम्स में भी नंबर अच्छा आएगा, कि सर एडवर्ड कुक ने कहा था कि ओरिजिनेटर ऑफ द प्रिंसिपल है, जो भी है रूल ऑफ लॉ, वो ओरिजिनेटर ऑफ प्रिंसिपल है, यानी क्या होना चाहिए, उसका ओरिजिन जो है रूल ऑफ लॉ से होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ को अगर फॉलो करेंगे तभी हम अच्छे से किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो करा सकते हैं। प्रिंसिपल को फॉलो कराने का, ओरिजिन कराने का ये सोर्स था सर एडवर्ड कोक के अनुसार, ठीक है। सर एडवर्ड कोक के अनुसार ये सोर्स था। तो इसमें उन्होंने जो भी है बातें बताई हैं, और उन्होंने ये बताया है कि जो भी है इसमें इन्होंने, सर एडवर्ड कोक ने कहा है कि जो भी आर्बिट्ररी अथॉरिटी होगा वो अथॉरिटी गवर्नमेंट का होगा, और इसमें इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जाएगा, गवर्नमेंट का होगा और इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब आते हैं डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी, जो काफ़ी फेमस है और इनका कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में भी आता है। एवी डाइसी कॉन्सेप्ट, एवी डाइसी कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो एवी डाइसी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, रूल ऑफ लॉ को क्या है, और इसमें ये देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने, डाइसी ने अपना एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इनका डाइसी जी का बुक था। बुक क्या था? द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की ए बी डाइसी जी ने बुक लिखी थी, और उस बुक में ए बी डाइसी जी ने बताया था कि जो भी ए बी डाइसी जी ने 3 प्रकार का रूल ऑफ लॉ बताया था। 3 प्रकार से अपने बुक में बांटा था रूल ऑफ लॉ को। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला प्रकार था सुपरमेसी ऑफ लॉ, यानी लॉ ही सुप्रीम होगा, लॉ से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बताया था सुपरमेसी ऑफ लॉ। फिर उसके बाद उन्होंने सेकंड बताया था इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में एविडाइसी जी ने बताया था कि लॉ के सामने सभी लोग एक बराबर होंगे, लॉ सबको एक नज़रिए से देखेगा, लॉ सबको एक बराबर बनाने की कोशिश करेगा। और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, जो भी लीगल स्पिरिट है इसको पहले से सही मान के फॉलो किया जाएगा, इसका पहले से डोमिनेंट पावर होगा, पहले से इसको शक्ति दी जाएगी कि हाँ आपको ये फॉलो करना है। प्रीडोमिनेंस, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल राइट होगा, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल राइट होगा इनके अनुसार। अब दूसरा पेज यहाँ से लिखते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक में तो बताइए, किसी को भी कोई भी दिक्कत? त्रिपुरारी जी, अंशु जी, सुस्मिता जी, यहाँ तक में क्लियर है आपको? अब हम इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या होता है, एबीडाइसी के अनुसार समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, और समझ भी लेंगे और एग्जाम्स में लिख के भी आ जाएंगे। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या होता है? तो जो रूल ऑफ लॉ है वो बनाया गया है, एब्सोल्यूट सुपरमेसी होगा, और प्रीडोमिनेंस होगा रेगुलर लॉ का। जो भी रेगुलर लॉ चल रहा है उसी का प्रीडोमिनेंस होगा, वही चलते रहेगा, और जो लॉ है उसी का लॉ ही सुप्रीम होगा। लॉ को सुपीरियर पावर दिया गया है, लॉ क्या होगा? लॉ सुप्रीम होगा। और ये रेगुलर लॉ जो चलता आ रहा है, रेगुलर लॉ विच इज इन पावर, यानी विच इज इन पावर, जो अभी चलते आ रहा है वो लॉ प्रीडोमिनेंस, यानी प्रीडोमिनेंस पहले से जो चलते आ रहा है लॉ, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, उस लॉ को मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इन्होंने बताया है कि द रूल ऑफ लॉ मीन्स द एब्सोल्यूट सुपरमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ रेगुलर लॉ। जो भी रेगुलर लॉ हैं उनका प्रीडोमिनेंस होगा एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। तो ये आर्बिट्ररी पावर को सुपरमेसी ऑफ लॉ में क्या करते हैं? अपोज करते हैं कि आर्बिट्ररी पावर नहीं होगी, पावर को लिमिट किया जाएगा, जिसके पास जो मन करेगा वो नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर कैंची चलाई जाएगी, उसके ऊपर रोकथाम लगाया जाएगा। और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर, आर्बिट्ररी पावर को भी रोका जाएगा, और वाइड डिस्क्रिशनरी पावर, आपके किसी के पास डिस्क्रिशन होता है ना कि जो भी चाहे वो कर सकता है, तो डिस्क्रिशनरी पावर आपके पास, डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो वाइड जो है उस पर भी आपको रोकथाम लगाया जाएगा, उसको काटा जाएगा, रोका जाएगा, कि आपके मन में जो आया वो आपके डिस्क्रिशन में नहीं है कि जो आप चाहें वो कर दे, तो इसको भी रोका जाएगा। इट एक्सक्लूड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ आर्बिट्ररीनेस, और
प्रियोगेटिव और इवन वाइड जो भी हमारा जो आर्बिट्रेशनेस है इसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसे गवर्नमेंट के भी आर्बिट्रेरनेस पावर को रोकेगा, गवर्नमेंट के भी आर्बिट्रेरनेस पावर को रोकेगा रूल ऑफ लॉ के अनुसार। सुपरमेसी ऑफ लॉ, लॉ ही इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को जो मन करेगा वो नहीं बना देगा। इसको रोकने के लिए इंडिया में क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता तो लॉ जो भी गवर्नमेंट चाहता वो बना देता। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रूल ऑफ लॉ से डिराइव की गई हैं इंडिया में, जिससे वो लिमिट करता है। तो वेयर देयर इज डिस्क्रिशन, जहाँ जहाँ डिस्क्रिशन होगा वहाँ वहाँ आर्बिट्रेरनेस आएगा, क्योंकि डिस्क्रिशन है आपके पास, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। तो इससे लोगों में क्या होगी, इनसिक्योरिटी होगी, डिस्क्रिमिनेशन ये डिस्क्रिशन आने से लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो सकती है। इसीलिए इन्होंने डिस्क्रिमिनेस जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है कि हाँ आपके डिस्क्रिशन पर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें भी इन्होंने रोक टोक लगाया है। बोला है डिस्क्रिशन पावर आपका वहीं तक चलेगा जहां तक आपको लॉ अलाउ करता है। अगर लॉ मना कर रहा है तो आप अपने डिस्क्रिशन पावर लगा के जो मन करेगा वो आप नहीं कर सकते हैं। आपके हाथ में नहीं है, आपके डिस्क्रिशन में नहीं है, यानी आपके क्षमता में नहीं है, आप उस चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। आपके डिस्क्रिशन पावर पर भी लिमिट लगाया जा रहा है। समझ में आ रहा होगा। ये जो है मोस्ट फंडामेंटल फीचर है रूल ऑफ लॉ का। कौन लिख सकते हैं कि मोस्ट फंडामेंटल फीचर है, इससे मोस्ट फंडामेंटल फीचर है सुपरमेसी ऑफ लॉ, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ लॉ होगा तभी आगे चीज़ें हो सकती हैं अच्छे से। अगर ये नहीं होगा तो हम लोग और भी दूसरे चीज़ों को नहीं करा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर लॉ की वैल्यू नहीं हो तो इक्वलिटी बिफोर लॉ लोग आने ही नहीं देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोग सबको जाएंगे मार पीट देंगे और अपना राज चला लेंगे। पंडित जो होते थे पहले के ज़माने में लोगों को डरा धमका देते थे कि आप अगर पूजा से उठेंगे, सासाराम की ये घटना है कि आपके परिवार के साथ बहुत बुरा हो जाएगा, तो लोगों का गर्दन कट गया, लोग नहीं उठे वहां से। सासाराम की सच्ची घटना है। तो क्या होता था, तो लोग दूसरे के बात को मान लेते थे, उनके डिस्क्रिशन को मान लेते थे, वो जो कह रहे हैं कि आपको स्वर्ग मिल जाएगा, ये होगा वो होगा। तो उस तरह की चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो वो तभी हो पाएगा जब कोई लॉ बना होगा और लॉ उसको अपना पावर खुद से डिराइव करवाएगा और लोगों को कहेगा कि हाँ हम हैं सबसे बड़े, हमारे सामने तुम नहीं हो सकते हो खड़े। तो ये कहने का मकसद था रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ लोगों को पावर देता है कि आप अपने फंडामेंटल फीचर को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के पावर को भी, आर्बिट्ररी पावर को रोक सकते हैं। जैसे फार्म बिल गलत आ गया था तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाए और उसको वापस लेना पड़ा लगभग लगभग चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आप लॉ बना भी देंगे तो भी आपके पास आर्बिट्रेरियस पावर नहीं है, उसको चेक किया जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के द्वारा। आर्टिकल 21 में मेनका गांधी में आया है, तो चेक करेंगे जस्ट फेयर और रीजनेबल नहीं है, उसके अनुसार भी हटा सकते हैं। तो ये भी एक रूल ऑफ लॉ का पावर है। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सुपरमेसी ऑफ लॉ जिस जिस कंट्री में होगी वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुशहाल होंगे। समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। अगर कोई उसको ब्रीच करता है तो उस पर उसको सजा दी जाएगी। जब तक कोई इसको ब्रीच नहीं कर रहा है तब तक ठीक है, अगर कोई ब्रीच करेगा तो उसको सजा दी जाएगी। और ये फंडामेंटल फीचर है, क्योंकि ये लोगों को क्या करता है, रेगुलेट करता है कि आपको, हम रेगुलेट कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, ये आपके पावर के ऊपर है, ताकि आप अपने मन मर्जी का नहीं चला सके अपना डंडा और बदल दे लोगों के लाइफ का फंडा। तो इस तरह से आप चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। और जो भी रूल ऑफ लॉ है वो गवर्नमेंट जो है उसी के अंडर काम करेगी और उसी के अनुसार फॉलो करेगी, और वो भी उसके एम्बिट में आएगी और उसको भी चेक किया जाएगा कि गवर्नमेंट ने जो किया वो सही किया, गलत किया। अगर गलत किए होंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, उनको भी पनिश किया जाएगा। जुडिशियरी बैठी है पनिश करने के लिए। अगर क्या करेगी पनिश करने के लिए, उसको जुडिशियरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करके उनको पनिश कर सकती है, उनको मतलब खत्म कर सकती है, उसकी वैल्यू को खत्म कर सकती है। तो एक प्रकार से पनिशमेंट मिला उनको कि उनकी बातें नहीं मानी गई, हम कुछ करना चाह रहे हैं और हमारी बातों को सिरे से नकार दिया गया। तो क्या हुआ, हमको पनिशमेंट मिल गया, हमको सजा हो गया कि हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हम चाहते थे मजा, लेकिन कोई आके बीच में दे दिया हमको सजा। तो ये इस प्रकार की चीजें हैं, इसीलिए अलग अलग अंग बनाया गया है और सबको अपनी अपनी पावर दिया गया है कि वो इस तरह से चीजें कर सकते हैं। तो अगर कोई भी इंसान को कोई भी चीज अगर गलत लग रहा है, अगर वो सवाल उठा रहा है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये गलत है, अगर उसके ओपिनियन में गलत है, तो आप उसको तब तक पनिश नहीं कर सकते हैं जब तक वो
रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो ना हो, मतलब कि अगर वो रूल के अंडर रह के कर रहा है, जैसे कि राइट टू स्ट्राइक है, कोई स्ट्राइक कर रहा है तो आप इसको ये कह के जेल नहीं ले जा सकते हैं कि हाँ एंशियंट इंडिया में भी था रूल ऑफ लॉ, ठीक है सही कह रहे हैं। तो आप कोई राइट टू स्ट्राइक कर रहा है तो आप उसको जेल में नहीं ले जा सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि तुम पागल हो, तुम सुसाइड कर रहे हो, चलो जेल में। तो राइट टू स्ट्राइक का अधिकार है, इंसान कर सकता है, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक हमारे जो पूर्वज हैं वो करे किए हैं और इसका अच्छा फल आया है। तो ये रूल ऑफ लॉ है, रूल के अंडर है। और कोई किसी का पुतला जला रहा है तब भी आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो उसके खिलाफ बातें कर रहा है और पुतला जलाने से किसी इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है लाइफ में, तो इसी वजह से आप उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं। वो विद्रोह कर रहा है ठीक है, लेकिन वो रूल के अंडर में कर रहा है। तो कोई भी सिटीजन अगर रूल के अंडर रहते हुए किसी को भी ऑब्जेक्ट करता है, किसी के भी ओपिनियन को, चाहे वो सरकार का ओपिनियन क्यों ना हो, तो सरकार उसको डिसअप्रूव नहीं कर सकती है और उसको जेल में नहीं डाल सकती है, उसके खिलाफ जो भी है वो एक्शन नहीं ले सकती है अगर रूल एंड रेगुलेशन में, क्योंकि हमारे पास राइट है कि हमारा जो भी डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारे रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं उसके अनुसार हम उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, लेकिन वो उसी के आधार पर होना चाहिए, तब हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। नहीं तो 144 लग सकता है, सीआरपीसी का एक से ज़्यादा लोग जहाँ होते हैं पकड़े जाते हैं और उनको जेल में भी डाला जा सकता है, तब जब वो गलत कर रहे होंगे, गलत प्रकार से अपने स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर वो स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल सही प्रकार से कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, वो कंटिन्यू रहा था क्योंकि वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार फॉलो कर रहे थे और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। तो इस तरह की चीज़ें आप एग्जाम्स में लिखिएगा तो काफ़ी आसान होगा। अगर आप इंटरप्रेट कर देंगे हमारे रियल लाइफ से और अभी के घटनाओं से जूरिस्प्रूडेंस को, तो मैं गारंटी देता हूं टीचर का बाप भी आपको फेल नहीं कर सकता है, क्योंकि टीचर थक चुका होता है रटा रटाया हुआ चीज देख के। सभी लोग वही चीज लिख के आते हैं। जो लोग अपना माइंड को इस्तेमाल करके इंटरप्रेट कर देगा, नए नए चीज़ों से समझा देगा। रूल ऑफ लॉ को हम अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से कनेक्ट कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ को राइट टू स्ट्राइक से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ अगर एग्जाम में हम लिखते हैं तो हमारा नंबर नहीं कटेगा। भले ही ये एविडाइसी ने नहीं कहा है, लेकिन हम एविडाइसी को कैसे समझे हैं, हमारा इंटरप्रिटेशन स्किल क्या है, ये मैटर करता है। क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ में इंटरप्रिटेशन सीखने का प्रयास होता है। लॉ अगर इंटरप्रिटेशन आप नहीं सीख पाएंगे तो आप अच्छे एडवोकेट और जज, अच्छा लॉ का करियर नहीं बना पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि आप जूरिस्प्रूडेंस में इंटरप्रिटेशन करिए, हर एक सब्जेक्ट के साथ इंटरप्रिटेशन करिए जिस सब्जेक्ट के साथ आपको दिखता है। जहां कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरप्रिटेशन दिखता है जिस टॉपिक में, कॉन्ट्रैक्ट से इंटरप्रिटेशन करा के एग्जाम्पल लिख दीजिए। जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन से दिखता है, जैसे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन से लिख दीजिए। हाँ जूही जी कुछ बोलना है, बोलिए। हेलो, कुछ बोलना था क्या आपको? किसी को कुछ भी बोलना है यहाँ तक में, कोई डाउट है तो बताइए। रूल ऑफ लॉ हमारा खत्म हो गया है। अब रूल ऑफ लॉ का सुपरमेसी ऑफ लॉ, और अगले पॉइंट पर चलेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ में। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या होता है ये अपना सुपरमेसी ऑफ लॉ। सुपरमेसी ऑफ लॉ में एक एक पन्ना तो आप लोग लिख ही सकते हैं अब एग्जाम में, लिख सकते हैं। सुपरमेसी ऑफ लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन क्या क्या हैं। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन जो है इनडायरेक्टली वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। इनडायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं आर्टिकल 14 है, क्योंकि वहाँ पर इम्प्लाइड वे में रूल ऑफ लॉ है। क्योंकि आर्टिकल 14 जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 20 भी है, क्योंकि ये राइट टू लाइफ के बारे में बताता है कि आप किसी के लाइफ को नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से ये रूल ऑफ लॉ है कि आप लाइफ तब तक नहीं ले सकते हैं जब तक कोई गलत काम ना किया हो, जब तक उसको कैपिटल पनिशमेंट ना दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से छुपी हुई हैं किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो रूल ऑफ लॉ के अनुसार है। रूल ऑफ लॉ ये है कि अगर रूल ऑफ कोई भी लॉ अगर गलत हो तो उसको हटा सकते हैं। आर्टिकल 368 उसको परमिशन देता है कि लॉ जो है वो कभी पुराने ज़माने में गलत बन गया हो तो समय के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 भी रूल ऑफ लॉ को इम्पावर करता है कि कोई भी चीज़ अगर गलत बन गई है तो समय के अनुसार चेंज करें, या सोसाइटी जो है वो समय के अनुसार जो है वो डायनेमिक हो गई है, उसमें बदलाव आ रहा है तो आपको बदलाव कर दें ताकि जो भी लॉ है वो मेंटेन रह सके, उसमें लूप होल ना मिले और लोगों का भला हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सुपरमेसी ऑफ लॉ जो हैं वो आपको दिखता है और इसी से लॉ जो है अच्छे से चल रहा है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी ने कहा था
कि 5-10 साल भी नहीं चल रहा है, आज बहुत 75 साल से ज़्यादा हो गए। क्यों चल गया? क्योंकि यहाँ पर जो था रूल ऑफ लॉ की वैल्यू थी, और जो भी चीज़ें थी यहाँ पे अमेंडमेंट की बातें थी, यहाँ जो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को हेल्प किया कि अच्छे से डेवलप करा के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा के कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू कराएं, और एक बार भी आज तक कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा पूरा नहीं बदलना पड़ा। शायद आपको मालूम होगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार बदल चुका है, शायद आप लोगों को मालूम होगा। मालूम है आप लोगों को? मैं बोलते बोलते गला भी सूख जाता है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए सुपरमेसी ऑफ लॉ के बारे में जानने में। तो मैंने कल भी बोला था, नो सर, चलिए अच्छी बात है। तो मैं कल भी बोला था और आज भी बोलता हूँ, जो लॉ है वो प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप लॉ को रटेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, अगर प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को आप रिलेट करके सीखने का कोशिश करेंगे रियल लाइफ से, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो गौर कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी रियल लाइफ की घटना है उसी के अनुसार आप लोगों को रिलेट करके बताऊं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब आते हैं अगला टॉपिक जो इसका ही है रूल ऑफ लॉ में। एक था सुपरमेसी ऑफ लॉ, वो डिस्कस कर लिए। अब दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो डाइसी के अनुसार जो भी प्रिंसिपल हैं वो एक मैक्सिम, जो भी वो है वेल नोन मैक्सिम पर डिपेंड्स करते हैं, वो कि कैसे हम लोग लॉ के ऊपर कोई नहीं है। एक प्रिंसिपल है, मैक्सिम है कि सबसे ऊपर लॉ है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। और लॉ जो है डाइसी के अनुसार जो भी है, इंसान को इक्वलिटी मिलेगा, इक्वल, सब लोगों को इक्वल फुटिंग मिलेगा। यहाँ आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल टाइम है, आपको जो करना है कर लीजिए। आप लोग नोट भी करते रहिएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा आप लोग नोट करते रहिएगा कि इक्वलिटी जो है लॉ के अनुसार सभी लोग बराबर हैं, हर एक क्लास के लोग एक बराबर हैं, हर एक लोगों को एक बराबर चीज़ें दी जाएगी, और सभी लोगों को एक प्रकार से एडमिनिस्टर किया जाएगा, चलाया जाएगा, और सभी लोगों को एक प्रकार से कोर्ट में देखा जाएगा, समझा जाएगा। ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है इनके अनुसार। उन्होंने उन्होंने क्रिटिसाइज किया है फ्रेंच लीगल सिस्टम में जो ड्रॉइट एडम, ये मैं टर्म लिख देता हूँ, ये है जो जो टॉपिक मुझे लिखना, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, DROIT। इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है इस टॉपिक को, ये ड्रॉइट इसको पढ़ेंगे, और एडमिन एडमिनिस्ट्राफ, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव। हाँ, तो जो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव है इसको उन्होंने वो किया है, क्रिटिसाइज किया है। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है? तो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये है कि जहाँ अलग अलग ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे अलग अलग केस को देखने के लिए। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार की केसेस हैं, उस केस को हम अलग अलग ट्राइब्यूनल बना दे रहे हैं डिफरेंट टाइप के, कि हाँ ये ट्राइब्यूनल है, ये इस केस को देखेगा। उदाहरण के तौर पर कोई उदाहरण के तौर पर सर आई हैव ज्वाइंट लेट, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग है जूही जी, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दे रहा हूँ, उस पर आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। मैं आपको एक ग्रुप भी बन गया है जिसमें जो लोग आ रहे हैं लाइव में उनको ऐड कर दिया जा रहा है, तो आप मुझे वहाँ टेक्स्ट कर दीजिएगा, तो वो ग्रुप में भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, और साथ साथ आपको क्लास की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी। तो आप चिंता ना करें, आपका कुछ नहीं छूटेगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। और जो डाउट आए आप ऑडियो ऑन करके भी पूछ सकते हैं और चैट में भी पूछ सकते हैं, जैसी आपकी कंफर्टेबिलिटी। अगर कुछ लंबा सवाल पूछना है, टाइप करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप ऑन करके भी माइक पूछ सकते हैं। मैं दूसरा पेज खोल देता हूँ। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये आप लोगों ने लिख लिया, ये क्या नाम है, आजा भाई, हाँ, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है, ड्रॉइट मतलब अलग अलग प्रकार का, तो अलग अलग प्रकार का ट्राइब्यूनल। उदाहरण के तौर पे कोई, मोस्ट वेलकम जूही जी, तो मैं बोल रहा था कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि अलग अलग जो हम लोग ट्राइब्यूनल बना दे रहे हैं चीज़ों को देखने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो इससे अच्छे से रूल ऑफ लॉ मेंटेन नहीं हो पाएगा, इससे अच्छे से लोगों को इक्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी अलग अलग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नहीं होने चाहिए स्टेट में, नहीं नहीं तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं हो सकता है। लोगों में ये मतभेद की भावना उत्पन्न हो जाएगी, लोगों को लगेगा कि हमारे साथ गलत भेदभाव हो रहा है, किसी के केस को किसी को दे दे रहा है और हमारे केस को किसी और को दे दे रहा है, इसीलिए नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे सचिन तेंदुलकर का ट्राइब्यूनल में केस गया था। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि आई एम नॉट अ क्रिकेटर, आई एम अ प्रोफेशनल एक्टर, आई प्ले क्रिकेट फॉर माई इंटरटेनमेंट, या आई प्ले क्रिकेट फॉर माई हॉबी, उन्होंने ट्राइब्यूनल में कह दिया। तो सचिन का यही केस अगर डायरेक्ट गया होता कोर्ट में
तो सचिन को शायद कुछ अलग एक्शन हो सकता था, लेकिन वहाँ पर एक्शन सचिन के फायदे में आ गया। लेकिन आप ही लोग सोच के देखिए, सचिन को क्रिकेट के लिए जाना जाता है या एक्टिंग के लिए जाना जाता है? वो अगर क्रिकेटर नहीं होते तो कौन उनको ऐड में लेता? तो ऐड से जो पैसा उनका आया था, इसके वजह से उन्होंने कहा कि हम प्रोफेशनल एक्टर हैं, ताकि वो अपना टैक्स बचा सकें, और ट्राइब्यूनल ने उनको माफ़ कर दिया, बोला कि ठीक है आप एक्टर ही हो। तो अगर तो इनके लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, लोगों को लगा कि इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ नहीं है, क्योंकि उनको ट्राइब्यूनल में दे दिया गया, और उसके चलते भारत में बहुत सारे टैक्स आ सकते थे। अगर कोई दूसरा इंसान होता, वो किया होता, तो उसको अलग तरह से डील किया जाता, उनको नॉर्मल कोर्ट में डाला जाता, तो या उस केस के बाद उस कोर्ट में किया जाता अपील ट्राइब्यूनल के बाद। लेकिन कुछ नहीं हुआ, ट्राइब्यूनल के डिसीजन को ही मान लिया गया, कोई अपील में नहीं गया, और वहीं से कहानी कैंसिल हो गई। तो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ नहीं हुआ लोगों के नज़र में। इसीलिए आप अलग अलग अगर ट्राइब्यूनल बनाते हैं, तो जो इक्वालिटी ऑफ बिफोर लॉ है वो दे पाना मुश्किल हो जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, एविड आईसी का कहना है, और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल जो अभी घटना घटी है 2003-4 के आसपास की, वो घटना के अनुसार मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा था इन चीज़ों में कि जो भी है ये इनके अनुसार जो भी सिविल सर्वेंट हैं, वो सिविल सर्वेंट है, उनका जो भी जुरिस्डिक्शन है, उसी जुरिस्डिक्शन में उनका केस होना चाहिए, और उनको स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ एंड प्रोवाइडिंग देम विथ स्पेशल ट्राइब्यूनल अगर हम लोग को दे रहे हैं, वो गलत है। वो एक प्रकार का नेगिएशन है। अगर हम लोग किसको दे रहे हैं, जो सिविल सर्वेंट है, उसको एक अलग ट्राइब्यूनल दे रहे हैं कि ठीक है आपकी केस यहीं सुनवाई होगी, तो ये लोगों के लिए नेगिएशन है, यानी लोगों के लिए खराब है, लोगों के लिए गलत जो है वो गलत मैसेज जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिविल सर्वेंट को भी नॉर्मल कोर्ट में आना चाहिए और वहाँ से अपना न्याय पाना चाहिए। अगर आप तभी इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टेब्लिश हो सकती है। नहीं तो लोगों के मन में ये बना रहेगा कि वहाँ उनके, क्योंकि ट्राइब्यूनल में ऐसा होता है कि उनके ही लोग होते हैं, लेकिन मेन होते हैं जो जज हैं, ठीक है, लेकिन जज को उनके सब्जेक्ट्स के बारे में उतनी अच्छे से नॉलेज नहीं होती है। लेकिन जो उनके रिटायर्ड होते हैं, उदाहरण के तौर पे आर्मी वगैरह हैं, तो आर्मी के रिटायर्ड किसी पर्सन को बना दिया जाता है वहाँ पर जज। समझ रहे हैं ना आप? तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो इससे इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ जो है वो अच्छे से स्थापित नहीं हो सकती है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों को इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ तभी हो सकता है जब हम लोग लॉ जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करे पीपुल को। इक्वलिटी ऑफ बिफोर तभी हो सकता है जब लॉ क्या करे, लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करे। डेविड लाइसी के अनुसार लोगों को डिस्क्रिमिनेट ना करे, किस किस ग्राउंड पे? तो लोगों को डिस्क्रिमिनेट जब करेगा तो इक्वलिटी ऑफ बिफोर ऑफ लॉ नहीं हो सकता है। तो इस ग्राउंड पर लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं करे, तभी उसको हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ मानेंगे। किस किस ग्राउंड पर नहीं करना चाहिए वो मैं लिख दे रहा हूँ। तो ग्राउंड ऑफ रेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो इस्टेब्लिश हो सकता है। क्या है? ग्राउंड्स ऑफ रेस के आधार पर हम लोग किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ का उल्लंघन हो सकता है। जेंडर के आधार पर भी हम किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। रिलीजन के आधार पर भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं किसी का। अगर करेंगे तो इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ नहीं रह जाएगा। क्रीड के अनुसार करेंगे तब भी नहीं हो सकता है, और सोशल बैकग्राउंड के आधार पर भी करेंगे तो नहीं हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, और इसके अलावा और भी चीज़ें जो हैं जिस पर हो सकती हैं, अगर एंड सो फोर्थ उन्होंने कहा था, एंड सो फोर्थ, इसके जैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो आप जो है इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ को नहीं मान रहे हैं। तो रेस तो आप लोगों को पता होगा, जेंडर भी पता होगा, रिलीजन भी पता होगा, क्रीड भी पता होगा, और सोशल बैकग्राउंड भी पता होगा। अगर कुछ नहीं पता है सब में से तो बताइए, मैं बता देता हूँ। जेंडर, रिलीजन, क्रीड, सोशल बैकग्राउंड क्या हुआ बताइए? ग्राउंड ऑफ रेस, जेंडर, रिलीजन, क्रीड और सोशल बैकग्राउंड। कोई बताएगा कि रेस क्या होता है? बताइए। रेस क्या, आर्मी वाला रेस या पुलिस वाला रेस? वो रेस नहीं है ना। कौन सा रेस बताइए? पुलिस की बहाली में जो दौड़ते हैं वो रेस नहीं ना। या रेस मूवी सैफ अली खान वाला रेस सैफ अली खान का था ना शायद, याद नहीं है, पता नहीं। हाँ, तो कौन सा रेस? और ये कौन सा क्रीड क्या होता है बताइए? क्योंकि मैंने लिख दिया तो आपको इसके बारे में मालूम होगा कि क्रीड, उसके बगल में आप एक लाइन में लिख देंगे कि हाँ क्रीड मीन्स ये, रिलीजन मीन्स ये, सोशल बैकग्राउंड मीन्स ये। तो एग्जामिनर आपको ज़्यादा नंबर देगा। एग्जामिनर समझेगा कि हाँ ये बच्चा या बच्ची पढ़ के आया है, ये बच्चा या बच्ची जो है वो टाइम दिया है। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन पहले पढ़ के आ गया, रट के आ गया, रट्टा मार के आ गया, और जो भी वहाँ पे गाइड में लिखा हुआ था उसको छाप के दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको टर्म मालूम होना चाहिए। तो रेस का मतलब क्या है किसी को मालूम हो तो आप माइक ऑन करके भी बता सकते हैं या चैट में भी लिख के बता सकते हैं।
मैं आप लोगों को सोचने का भी टाइम देता हूँ, एक मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, आप लोग सोच लीजिए, फिर बताइए। और रूल ऑफ लॉ जैसे ही खत्म होगा हम लोग इनका क्या नाम है, एविडाइसी का, तो कुछ देर का ब्रेक लेंगे, फिर दूसरे लोगों के अनुसार भी रूल ऑफ लॉ देखेंगे, लेकिन एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ के बाद ब्रेक लेंगे, ताकि एक एक वीडियो में एक ही टॉपिक रहे, तो जो लोग बाद में देखने वाले होंगे उनके लिए भी सही रहेगा और आप लोगों के लिए भी सही रहेगा, आप लोगों के माइंड को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा। तो रेस यानी ह्यूमन रेस के बता रहे हैं, ह्यूमन रेस, तो ह्यूमन ह्यूमन रेस मतलब क्या, और क्रीड का मतलब क्या होता है, क्रीड, क्रीड का मतलब किसी को मालूम है? नॉर्मली रेस का मतलब ये होता है कि इंसान का जाति, कौन सा जाति, धर्म, धर्म नहीं जाति। जैसे रेस में हम लोग नॉर्मली क्या रखते हैं, कास्ट को भी रख देते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रेस जो है वो कास्ट के लिए भी आ जाएगा, दोनों चीज़ों के लिए। तो किसी भी इंसान को इस आधार पर हम लोग नहीं हटा सकते हैं कि आपका कास्ट क्या है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इथिनिसिटी, इथनिसिटी मतलब, इथिनिटी मतलब कि है आप किस जगह से आपका शुरुआत हुआ है, कहाँ आपका शुरुआत हुआ है, आपका कौन सा वो है वंश है, आपकी क्या डायनेस्टी है, इसको भी हम लोग रेस में रख सकते हैं, किस डायनेस्टी से आपका शुरुआत हुआ है, तो ये भी एक रेस में आ सकता है। तो किसकी कौन सी डायनेस्टी है उसके अनुसार हम लोग चीज़ों को नहीं खत्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं रेस। अब आते हैं जेंडर। जेंडर तो आपको पता है, दो प्रकार के, दो नहीं ज़्यादा प्रकार के अब तो जेंडर हो गए हैं, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, LGBTQR और नॉर्मल, बहुत ये भी जेंडर है। तो इसके आधार पर भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। रिलीजन भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नेपाली नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, इस तरह से काफ़ी रिलीजन है, उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं क्रीड। क्रीड क्या होता है, क्रीड के बारे में किसी को मालूम है? बताते हैं क्रीड और सोशल बैकग्राउंड। पहले सोशल बैकग्राउंड बताते हैं, मतलब सोशल बैकग्राउंड का मतलब हुआ कौन अमीर है कौन गरीब है, इसके आधार पर भी आप नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भेदभाव। क्रीड का मीनिंग होता है कि इंसान का किस चीज़ पर बिलीव है, किस चीज़ पर फेथ है। क्रीड मतलब हमको भगवान पर फेथ है, हम नास्तिक हैं उदाहरण के तौर पे, रिलीजियस फेथ, बिल्कुल सही कहा अंशु पंडित जी, रिलीजियस फेथ को क्रीड बोलते हैं। यानी हम, कोई इंसान का रिलीजियस फेथ है या नहीं है, ये भी देखना होगा कि कोई इंसान जो है वो, उसका एक बिलीफ है कि हाँ वो इस भगवान को मानता है, तो उस अनुसार भी धार्मिक मान्यताएं के अनुसार हम लोग चीज़ों को डेविएट नहीं कर सकते हैं, डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, और उनको हम लोग अधिकार देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ डाइसी को पढ़ेंगे और उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब ये है कि जो भी राइट दिया गया है इंसान को, कौन कौन राइट है, पर्सनल पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, इटीसी, इस तरह के राइट हैं। ये कौन से आर्टिकल में है पता है? किसी को याद है आर्टिकल? आप लोग ये आर्टिकल भी एग्जाम में लिख के आइएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, बताइए। मिला हुआ है ना कि आपको अरेस्ट से वो है, आपको अरेस्ट सीधा सीधा बिना कारण बताए अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो आर्टिकल आप लिख सकते हैं इस बारे में। कौन सा आर्टिकल है बताइए? हेलो, आर्टिकल आप लोगों को मालूम है? तो जो चलिए, अब थर्ड था हमारा प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी लीगल स्पिरिट का प्रीडोमिनेंस होना चाहिए, उसका पावर होना चाहिए, उसके बातों को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, क्या हम बहुत स्लो हैं? स्लो हैं तो फास्ट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा अंशु जी ने, आर्टिकल 20 में दिया गया है, सही बताया। आर्टिकल 20 में है कि आपको बिना कारण बताए नहीं पकड़ा जा सकता है, आपको ग्राउंड बताना होगा कि किस ग्राउंड पर आपको अरेस्ट किया जा रहा है, आर्टिकल 20। तो ये भी जो है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट में आर्टिकल 20 के बारे में एलोबोरेट करके, बढ़ा चढ़ा के, जो भी आप लिख सकते हैं अपने बना के अपने लैंग्वेज में आप लोग लिख दीजिएगा, अच्छा मार्क्स आएगा, क्योंकि आप अलग कर रहे होंगे और लोगों से, आप बस रटा रटाया हुआ नहीं लिख रहे होंगे। ये काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो आपको समझने को शायद क्लास में नहीं मिली होंगी, शायद मैं बोल रहा हूँ। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ तक में आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है जो लिखा। चलिए, प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल राइट तो आपको मालूम ही है, मैं सादा सीधा पे लिख देता हूँ। मैं इसके बाद अब दोबारा शुरू करेंगे तो शायद सही हो जाएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा, मैं उसको वो कर लूँगा, क्या नाम है, रीस्टार्ट आईपैड को, तब जाके सही हो जाएगा। चलिए, तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग नोट बनाते चल रहे हैं ना, त्रिपुरारी जी, अंशु जी और सुष्मिता जी? चैट में लिख के बता दीजिए, कुछ ज़्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना कि छूट जा रहा है कुछ लिखने में, सभी कुछ लिख पा रहे हैं आप लोग?
तो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल राइट का मतलब ये है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट का मतलब है कि आपको राइट दिया जाएगा, कि आपका अधिकार है कि आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको क्या है, आपको जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको राइट है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी है, आपको आज़ादी है कि आपको जो करना है करिए, जो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर है वो आप कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, आपको बिना मतलब कारण बताए अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जो आर्टिकल 20 में दिया गया है कि आपको कारण बतलाना पड़ेगा, फिर उसको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 20 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, IND और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए CONS शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है। तो इसके अलावा हम लोग ये देख सकते हैं कि जो भी है राइट दिया जाएगा, और इस राइट से क्या होगा, जो भी जुडिशियल डिसीजन होंगे, वो जुडिशियल डिसीजन जो होंगे वो पार्टी, दो पार्टी है, इसके बीच जेडी आया, जेडी यानी जुडिशियल डिसीजन जो है वो प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्क्रिप्ट है, यानी लीगल स्पिरिट में जो भी बातें लिखी गई हैं, पहले से रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया है। ये दो लोग हैं, राम श्याम सीता गीता, जो भी आप समझ लें, तो ये दो लोग हैं, इनके भी जुडिशियल डिसीजन है। तो इन दोनों पार्टी को बाइंड करेगा कि आपको रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, पहले से चीज़ें लिखी गई हैं, उस चीज़ों को, स्पिरिट को, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये इस पार्टी के बीच क्या करेगा, इस पार्टी के बीच ये इस पार्टी के बीच एक प्रकार का क्या करेगा, जुडिशियल डिसीजन जो है इस पार्टी के बीच एक प्रकार की ड्यूटी अराइज करेगा कि हाँ आपको ये काम करना पड़ेगा, जो ऑर्डर है, ड्यूटी है, ऑर्डर है, तो उस ऑर्डर को मानना पड़ेगा। कब, क्यों मानना पड़ रहा है, क्योंकि जुडिशियल प्रीडोमिनेंस है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है, जो लॉ में लिखा हुआ है उस चीज़ों को मानना पड़ेगा। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है सिर्फ और सिर्फ वही सोर्स नहीं है जिससे हम लोगों को राइट और इंडिविजुअल लोगों को राइट दिला सके, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे दिलाया जा सकता है लोगों को उनका राइट, और लोगों को कंजिक्वेंस जो भी है लाइफ में वो सफ़र ना करना पड़े। तो उनको हम लोग जो कोर्ट जा सकते हैं, अगर कोई भी राइट का हनन हुआ तो इनके अनुसार अगर हम लोगों को प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट पाना है, मतलब अपने जीवन को आसान बनाना है, तो हम लोग जो भी है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट हम लोगों को कौन दिला सकता है, तो हम लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। और कोर्ट जो है वो गारंटर है, कोर्ट जो है वो, कोर्ट को क्या माना है इन्होंने, गारंटर्स ऑफ लिबर्टी। कोर्ट को कि आपको लिबर्टी मिल जाएगा, जो भी परेशानी से जा रहे हैं उसमें आपको लिबर्टी दिया जाएगा, आपको आज़ादी दिया जाएगा, मतलब कि आपके साथ भला किया जाएगा। तो जो कोर्ट है गारंटर ऑफ लिबर्टी हैं, और ये सजेस्ट करता है कि आपको इन्फोर्स कराएगा जो भी चीज़ें हैं कोर्ट में लॉ के द्वारा, कोर्ट में लॉ के द्वारा चीज़ें इन्फोर्स कराएगा और आपको न्याय दिलाएगा। और ये जो डिक्लेरेशन होगा, वो डिक्लेरेशन जो होगा उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, आने वाले केस में इसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी जो भी दोनों के बीच जो फैसला हुआ है, अगर ये फैसला एक लैंडमार्क जजमेंट बन जाता है, या कोई ऐसा जजमेंट बन जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है या हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, सब पर बाइंडिंग होगा, इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू होगा। यही प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है कि एक बार आ गया तो आ गया, ये फॉलो करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 32, 14 टू 26 प्रीडोमिनेंस ऑफ लॉ है क्या, आपका सवाल है। ठीक है, सही बोल रहे हैं, आर्टिकल 31 2 को भी रख सकते हैं, 20 को भी रख सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 रीट देता है सुप्रीम कोर्ट का, और 226 जो है वो हाई कोर्ट का रीट देता है, HC का रीट लगा सकते हैं। ठीक है, रीट एक प्रकार का ऑर्डर है जो लोगों को कहता है कि हाँ ये करना है। और 142 और 226 142 जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर है कि वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 142 भी है, सही बता रहे हैं, ये भी एक प्रकार का प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट है, ये देता है शुरू से कि हाँ आपको ये फॉलो करना है। अब डाइसी का क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके बाद अभी का लेक्चर कुछ देर के लिए ख़त्म करेंगे। तो यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को तो बताइए। आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताइए। हेलो। और चैट कभी कभी मेरा थोड़ा लेट हो जाता होगा देखने में, क्योंकि मैं पढ़ाते रहता हूँ ना, तो उधर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, मेरे बस पढ़ाने पर फोकस रहता है, तो चैट कभी कभी देर हो जाता है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि मैंने चैट देख के इग्नोर कर दिया है, मैं किसी के चैट को देख के इग्नोर नहीं करता हूँ, थोड़ा देर सवेर बताऊँगा लेकिन बताऊँगा। ठीक है, या इट्स गुड, थैंक यू सो मच। हाँ आ रहा है समझ में, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग आर्टिकल 141 जो है सुप्रीम कोर्ट का पावर है, स्टेट डिसाइसिस जो लागू होगा सभी पर, ये भी है एक प्रकार का, इसको भी प्रीडोमिनेंस कह सकते हैं, क्योंकि 141 है इंडिया के हर एक कोर्ट पर लागू होगा, कोर्ट पे लागू हो गया तो इनडायरेक्टली इंसान पे भी लागू हो गया, तो 141 को भी हम लोग
प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट में रख सकते हैं, क्योंकि इसके चलते ये पावर इनहेरिट होता है, इनहेरिट, और इनहेरिट होने से लोगों को न्याय मिलती है। तो 141 को भी हम लोग नहीं भूलेंगे। समझी सुष्मिता जी, आपने 141 उसमें नहीं लिखा था, तो 141 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं है किसी को भी, कोई भी। अब आगे चलते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं डाइसी का, तो डाइसी का जो भी कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का, इसके अपने मेरिट हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बताया गया है। तो इसमें जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर को जो है उन्होंने छोड़ दिया है, तो डिस्क्रिशनरी पावर भी होनी चाहिए, ऐसा लोगों का बताना है। तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी तो बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, ऐसा बताया गया है। तो डिस्क्रिशनरी पावर को सिरे से नकार देना वो गलत है। डिस्क्रिशनरी पावर की भी वैल्यू होनी चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर जो भी है उसको चेक करना चाहिए और इवोल्यूएट करना चाहिए कि हाँ ये जो पावर है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो मेरिट्स के कीवर्ड्स बता दो डाइसी के। हाँ, तो डाइसी के मेरिट्स के कीवर्ड हैं, आप लोग लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं समरी में बता देता हूँ कि इसके जो कीवर्ड है, सबसे पहले है डाइसी ने बताया कि सुपरमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होना चाहिए। डाइसी के अनुसार जो भी लॉ है, लॉ जो ऐसा लॉ होना चाहिए जो सब उसको फॉलो करें। मैन रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए। और डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो काम नहीं करेगा, डिस्क्रिशनरी पावर की कोई वैल्यू नहीं होगी। और इन्होंने ये बताया है डाइसी के अनुसार कि जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोगों को परेशान नहीं कर सकती है, उनको भी उसके अंडर आना पड़ेगा और उनको भी फॉलो करना पड़ेगा। आर्बिटरनेस पावर जो है वो आएगा और लोग रोकेगा, जिससे लोगों में इनसिक्योरिटी ना आए। तो इसका ये सब है। और डाइसी ने कहा है कि जो लॉ को ब्रीच करेगा उसको सजा दी जाएगी। तो इसीलिए लॉ सबसे सुप्रीम है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है। और लॉ इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उसको अच्छे से फॉलो करके अपने लाइफ में अच्छे से इंजॉय कर सके। उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो जो लॉ है, लॉ के सामने सभी लोग बराबर है, सभी को एक बराबर माना जाएगा। रेस कास्ट क्रीड के अनुसार नहीं अलग अलग किया जाएगा। और जो भी ट्राइब्यूनल है, अलग अलग ट्राइब्यूनल नहीं होने चाहिए किसी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए, सजा देने के लिए या किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए। अगर अलग अलग ट्राइब्यूनल होंगे सिविल सर्वेंट जैसे लोगों का, तो ये गलत हो सकता है। इससे इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ पर असर पड़ सकता है। लोगों को लगेगा कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको अलग से स्पेशल ट्रीट कराया जा रहा है। हम भी तो इंडिया के लोग हैं, हमको स्पेशल ट्रीट क्यों नहीं कराया जा रहा है। तो ट्राइब्यूनल वगैरह बातें भी लिख सकते हैं कि स्पेशल ट्राइब्यूनल नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ में धक्का लग सकता है और ये गलत है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि रेस कास्ट क्रीड वगैरह पर हम लोगों को नहीं, किसी को नहीं करना चाहिए सोशल बैकग्राउंड पर कि वो गरीब है अमीर है, हम लोगों को भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबको एक बराबर समझ के उनको एक बराबर देनी चाहिए। उसका प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट के बारे में बताया है कि जो भी लीगल स्पिरिट है वो इंसान को दिया गया है कि उसके पास राइट है कि इंसान अपना लाइफ को अच्छे से बिता सकता है, लिबर्टी से, फ्रीडम से, और लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना राय बताए हुए। जो भी जुडिशियल डिसीजन है वो सभी को मानने पड़ेंगे, सभी पर वो लागू होंगे अगर वो लोगों के लिए बनाए गए हैं तो। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटर है, लोगों को लिबर्टी दिलाएगा और लोगों को उनका न्याय दिलाएगा। दो लोगों के बीच जो झगड़ा झंझट है, तो अगर उसकी जो चाहते हैं छुटकारा, तो उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कोर्ट में बहुत सारे जो भी हमारे आर्टिकल हैं वो हमको हेल्प करते हैं, जैसे 226, 32 और 141, 142, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को प्रीडोमिनेंस है, पहले से लीगल स्पिरिट में बने हुए हैं और इसी की पावर है, इसी की वैल्यू है और इसी को फॉलो करके अच्छे से काम किया जा सकता है। अगर ये फॉलो होगा तो लॉ आसान होगी और बहुत बढ़िया होगा हमारे 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 सोसाइटी को गवर्न करने के लिए। तो यही समरी में था सुष्मिता जी, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। अब समझ में आ गया सुष्मिता जी आपको समरी? समरी में इतने पॉइंट लिखिएगा, काफ़ी हो जाएगा डाइसी के बारे में। और डाइसी के क्रिटिसिज्म को मैं आप बता देता हूँ, उसके बाद अभी ब्रेक लेंगे फिर 5-10 मिनट का, ठीक है? क्लियर है सुष्मिता जी, आपको कीवर्ड पता चल गया? हाँ, तो अब आते हैं क्रिटिसिज्म। तो यही क्रिटिसिज्म किया गया है कि जो भी है हम लोगों को सिरे से नहीं नकार देना चाहिए। हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो आएगा ही नहीं। डिस्क्रिशनरी पावर को एक एम्बिट में रखना चाहिए। थैंक यू, आ गया समझ, मोस्ट वेलकम। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो डाइसी हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है उसको देना चाहिए, उसको चेक करना चाहिए कि हाँ कहाँ तक सही है, चेक एंड बैलेंस। उसके बाद उसको अलाउ करना चाहिए या डिसअलाउ करना चाहिए। डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होगी तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि लॉ में सभी कुछ नहीं लिखा होता है। तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे लोगों को सजा सुनाएंगे? इसीलिए डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में सोचना चाहिए और उसको अलाउ करना चाहिए। जो अलाउ नहीं किया था उसके बारे में उनको क्रिटिसाइज किया गया है।
और उन्होंने इग्नोर कर दिया ट्राइब्यूनल के बारे में। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल की बहुत वैल्यू है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो इमरजेंसी में आया था इंग्लैंड में, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत आसानी से केस वगैरह सुधरने लगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसलिए है क्योंकि उनको अपना काम करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग जो हैं, जैसे सिविल सर्वेंट वगैरह हैं, उनको नॉर्मल अगर कोर्ट में केस डाल दिया जाए तो लंबा टाइम लग सकता है। हेलो हेलो, आवाज़ जा रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज़ जा रही है? हेलो, लिख के बताइए, आवाज़ जा रही है? थोड़ा नेटवर्क में इशू आ गया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो लोग सिविल सर्वेंट हैं, उनका जो केस है नॉर्मल कोर्ट में चलेगा तो बहुत लंबा टाइम आ जाएगा उनका आने में टाइम। तो और उनका लंबा टाइम आएगा तो फिर हमारे देश में उतना दिन खाली रहेगा, उनको बार बार कोर्ट आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और उनका केस लंबे टाइम के बाद आएगा और बहुत देर हो जाएगा उनका सुनवाई होते होते। तब तक अगर वो सही है फिर भी वो फंसे रहेंगे, और उसके चलते दिक्कत परेशानी आ सकती है हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। डाइसी ने इसको सिरे से इनकार कर दिया था, लेकिन क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जरूरी है क्योंकि ये लोगों को न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि वो स्पेशल लोग हैं और स्पेशल लोग को स्पेशल तरह से ट्रीट करनी चाहिए, और रूल एंड रेगुलेशन उनके अनुसार बनना चाहिए। उसके बाद जो भी डाइसी जो है इंडिविजुअल, डाइसी ने प्रोपाउंड किया था इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में, उसको क्रिटिसाइज किया गया है और कहा गया है कि वो जो भी इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में जो बताए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पर होगा, वो अच्छे तरीका से नहीं बताए हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पर क्या होगा। पब्लिक ऑफिशियल जो होंगे उनके पावर को आर्बिट्रेट करने के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि किंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें इन्होंने जो भी पावर है नॉर्मल इंडिविजुअल के पावर को इन्होंने नहीं कहा है, सिर्फ और सिर्फ जो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ है एडमिनिस्ट्रेटिव हैं और जो बड़े पद वाले लोग हैं उनके बारे में कहा है। तो इनको सभी के बारे में बताना चाहिए था। इंडिविजुअल लिबर्टी में इंडिविजुअल के बारे में नहीं बताया, क्योंकि डाइसी के अनुसार इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता है, लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, इसलिए गवर्नमेंट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट को या स्टेट को इन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो करने के लिए, और जो इंसान है उसके बारे में वो बताने में चूक गए हैं, तो वो ये भी बताना चाहिए था, ये बताया गया है। और मॉडर्न वर्ल्ड में जो भी चीज़ें डिस्क्रिशनरी पावर जो हैं वो इसलिए हैं, हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर इसलिए हैं, ज़रूरी है डिस्क्रिशनरी पावर की वैल्यू इसलिए डाइसी क्योंकि डाइसी ने इसको इसलिए इनकार किया है कि डिस्क्रिशनरी पावर होगी तो लोगों के अंदर फियर आ जाएगा कि हमारे साथ बहुत खतरा हो सकता है, उसके पास पावर है, जो मन करेगा वो कर सकता है, और इससे जुडिशियल फंक्शन जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, इसीलिए इसको इनकार किया था। लेकिन डिस्क्रिशनरी पावर को हम लोग अच्छे से समझें और उसके बारे में देखें, ताकि उस कोर्ट पर छोड़ दे कि क्या सही है क्या सही नहीं है, और कोर्ट उसको चेक करे कि कोई भी पावर जो इस्तेमाल किया गया है वो एडमिट किया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए, ऐसा कहा गया है, और उसके एप्लीकेशन को देखा जाए। और रूल ऑफ लॉ जो इनका है एविडाइसी का, वो इसलिए दिया गया है ताकि जो भी रीजन्स हैं उसको समझ सकें। तो ये अल्टीमेट गारंटी जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, लोगों को डिस्क्रिशनरी पावर अगर नहीं होगा तो अच्छे से लोगों को क्या नहीं किया जा सकता है, सेफ गार्ड नहीं किया जा सकता है, लोगों को अच्छे से विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन जो है वो लोगों का नहीं आ सकता है, लोगों को जस्टिस मिलने में दिक्कत हो सकता है, और लोगों का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कहा वो होना चाहिए। और डाइसी का 2 बचा हुआ है, उसका 10 मिनट का ब्रेक देंगे, फिर दोबारा हम लोग शुरू करेंगे। तो डाइसी ने कहा है कि जो भी ऑपोजिशन पार्टी है वो स्पेशल लॉ जो बनाए गए हैं ट्राइब्यूनल के द्वारा उसको उन्होंने गलत किया कहा है, और जो भी लॉ इनकंसिस्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के, उसको उन्होंने खुद से रिकॉग्नाइज किया है और उसके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन जो भी ऑफेंस हैं वो ये ऑफेंस गलत माने जाएंगे सिविल सर्वेंट के अनुसार, क्योंकि वो इफेक्टिव और इन्फोर्सिंग नहीं हो सकते हैं लॉ में अगर उनको नॉर्मल कोर्ट में लाया जाए, वो बताया गया है। और राइटनेस चीज़ों को तभी पता चलेगी जब वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, तब चेक किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट और स्पेशल लॉ उसको चेक कर सकता है। तो ऑस्टिन को ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है फैक्ट को लोगों तक पहुंचाने में, और प्रिंसिपल जो है अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। अब आते हैं लास्ट जो एविडाइसी का है। एविडाइसी कहते हैं कि जो भी मिस कंप्रीहेंड किए गए हैं चीज़ों को, जो भी नेचर से जो उन्होंने बताया था, जो भी जो फ्रेंच में जो किया गया ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में हम लोगों ने बात किया था, वो जो है वो एक प्रकार का आर्बिट्रेजनेस के समान है। उन्होंने कहा था कि ऐसा हो जाएगा तो आर्बिट्रेजनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि जिसको वो जो वहाँ कोर्ट वाले लोग होंगे अगर वो उनको गलत लगेगा, उनके पास पावर होगा, वो जो मन करेगा वो कर देंगे, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो उनकी आर्बिट्रेजनेस नहीं होगी, क्योंकि उनको कंट्रोल करने के लिए
और भी ऑथोरिटी बनाई जाएगी, वो चेक करेगी कि वो सही है या गलत है, उसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर इंडिया में कोई ट्राइब्यूनल बनाया गया, तो ट्राइब्यूनल से आपको डिसीजन मिलता है और डिसीजन आपके खिलाफ है या आप उससे सहमत नहीं है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट ट्राइब्यूनल के डिसीजन को बदल सकता है। लेकिन इन्होंने कहा था ट्राइब्यूनल इसलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्राइब्यूनल अगर होगा तो आर्बिट्ररी पावर बढ़ जाएगा, जो डिसीजन दे देगा वो लोगों को मानना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है ना इंडिया में। इंडिया में क्या है, ट्राइब्यूनल के ऑर्डर को हम लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो यही बताना था डेविड आईसी का क्रिटिसिज्म में, कि उन्होंने ट्राइब्यूनल को जो रोका है वो गलत है, ट्राइब्यूनल होना चाहिए। ट्राइब्यूनल को चेक एंड बैलेंस करने के लिए हमारा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वो चेक एंड बैलेंस करेगा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो डेविड आईसी यहाँ पर हमारा समाप्त होता है रूल ऑफ लॉ। और भी रूल ऑफ लॉ का जो थॉट प्रोसेस है उसको शुरू करेंगे 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद। तो बताइए आप लोगों को समझ में आया? हेलो।